पिछले क्लास में मैंने बताया था कि उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था कि अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो कॉपी कलम आप लोग निकाल दीजिए और पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। लिखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे ह्रस्व या लघु, या इसे मूल स्वर भी कह सकते हैं। मूल स्वर, संधि स्वर, संधि स्वर, या तो हम इसे कह सकते हैं संधि स्वर। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। दूसरा नाम कह सकते हैं लघु स्वर या मूल स्वर कह सकते हैं, और दूसरा क्या है संधि स्वर। संधि स्वर या तो संधि स्वर हम इसे कह सकते हैं। तो ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, पहला में ये कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन? अ, ई, उ, री। लघु स्वर का परिभाषा, यानी लघु स्वर का परिभाषा क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? लघु स्वर कहते हैं। या मूल स्वर कहलाता है कि जिनका जन्म जिस रूप में हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? मूल स्वर। और ये कितने होते हैं? चार होते हैं। दूसरा क्या है? संधि स्वर। संधि स्वर या तो संधि स्वर। संधि स्वर का परिभाषा क्या होगा? दो स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर को संधि स्वर कहते हैं, या दो स्वरों को योग से बनने वाले स्वर को क्या कहेंगे? संधि स्वर कहेंगे। या कितने होते हैं? सात होते हैं। या सात होते हैं। या सात होते हैं। कौन कौन? आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। यहाँ कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। तो उत्पत्ति के आधार पर कितना प्रकार? दो प्रकार के। पहला मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। संधि का मतलब है क्या? दो वर्णों के आपस में मेल होना। तो यहाँ पर है दो स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर को संधि स्वर कहते हैं। और या कितने होते हैं? सात होते हैं। अब संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। क्या चलेंगे? संधि स्वर। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा हो गया संयुक्त स्वर। संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर आकार आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ होता है। ये होता है 3। मूल दीर्घ स्वर कितना होता है? 3 होता है। और यहाँ पे संयुक्त स्वर की संख्या हो जाएगा ए, आई, ओ, औ। संयुक्त स्वर का संख्या कितना हो गया? 4। तो संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर को हम कह सकते हैं सजातीय स्वर। सजातीय स्वर
और संयुक्त स्वर को हम कह सकते हैं विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, इसे सजातीय और इसे विजातीय किस लिए कहा जाता है? तो एक ही प्रकार से मिलकर बनने वाले स्वर को क्या कहेंगे? सजातीय स्वर कहेंगे, और दो अलग अलग मिलकर बनने वाले स्वर को क्या कहेंगे? विजातीय स्वर कहेंगे। तो यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? दो प्रकार के, हर्ष स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर हम कह सकते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दूसरा है संधि स्वर, या तो हम इसे संधि स्वर कह सकते हैं। संधि स्वर क्या कहेंगे? दो स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर को संधि स्वर कहते हैं। यह कितने होते हैं? 7 होते हैं। आकारा, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। अगला चलते हैं कि संधि स्वर। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर क्या होता है? आकारा, ई, दीर्घ ई, दीर्घ उ। 3 होता है मूल दीर्घ स्वर। और मूल दीर्घ स्वर को हम क्या कह सकते हैं? सजातीय स्वर। सजातीय स्वर किसे कहेंगे? दो एक ही प्रकार के जाति से मिलकर बनने वाले स्वर को क्या कहेंगे? सजातीय स्वर। और संयुक्त स्वर कहेंगे दो अलग अलग स्वर से मिलकर बनने वाले स्वर को क्या कहेंगे? विजातीय स्वर कहेंगे। हम अब इसे चार्ट के माध्यम से याद करते हैं। मैंने बताया कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इसे हम चार्ट के द्वारा समझते हैं, मूल स्वर या संधि स्वर। इसे हम संधि स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर, या हम इसे गुरु स्वर या दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। गुरु स्वर या दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। संधि स्वर या गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कह सकते हैं। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। और फिर बताया कि संधि स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर बताएं कि एक ही स्वर 2 बार आपस में जुड़कर मिलने से बनते हैं। यहाँ पे जो है 2 बार आपस में जुड़ेंगे। जैसे ये आ ने अपने साथ आ को मिलाया, क्या बना? आकरा। ये ई ने अपने साथ ई को मिलाया, क्या बना? दीर्घ ई। और ये उ ने अपने साथ उ को मिलाया, क्या बना? दीर्घ उ। और ये री ने री को भी अपने साथ मिलाया, तो क्या बना? ये री बना। तो यहाँ पे ये जो है री, ये संस्कृत में देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ से हम लोग इसे हिंदी में नहीं रखते। तो यहाँ पे मूल दीर्घ स्वर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। 2 स्वर एक ही जैसा दोनों मिलकर आपस में बना, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें आ जाएगा, तो मूल दीर्घ स्वर की संख्या मुझे कितनी? 2 हो जाएगा 3। अब उसी प्रकार से संयुक्त स्वर, तो यहाँ पे एक ही तरह 2 स्वर एक ही जैसा 2 स्वर मिलकर बना, तो क्या अपना? मूल दीर्घ स्वर। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सजातीय स्वर। सजातीय स्वर भी कहा जाता है। सजातीय स्वर 2 स्वर एक ही जैसा 2 स्वर आपस में मिलकर बनते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? सजातीय स्वर। और यहाँ पे उसी प्रकार से देखते हैं कि इस आ ने ई के साथ मेल किया और बनाया ए। उसी प्रकार से इस आ ने आ के साथ ऐ को मिलाया, बन गया ऐ। उसी प्रकार आ के साथ ऊ का मेल किया तो बन गया ओ। और उसी प्रकार से आ के साथ ओ को मिलाया तो बन गया औ। तो यहाँ पे संयुक्त स्वर हमारा 4 हो जाता है, ए, ऐ, ओ और औ। ये 4 हमारा संयुक्त स्वर हो जाता है। और इसे हम कह सकते हैं विजातीय स्वर। विजातीय स्वर 2 अलग अलग स्वर से मिलकर बनने वाले स्वर को क्या कहेंगे? विजातीय स्वर। और इनको हम संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं या विजातीय स्वर।
ए ऐ ओ और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पढ़ते हैं हम जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। हमारा जीव जो है ये ऐसा जीव है और ये हमारा जीव का अग्रभाग। अग्रभाग इसे हम कहेंगे मध्य भाग और ये हो गया पश्च भाग यानी पीछे वाला हिस्सा। पश्च मतलब पीछे होता है, मध्य मतलब बीच, अग्र मतलब आगे। तो इसके नाम में परिभाषा हम सीखेंगे, इससे के नाम से ही अग्र स्वर किसे कहेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में हम जीव के अगले हिस्से का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? अग्र स्वर कहेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में हम जीव के अगले भाग का प्रयोग करते हैं उसे अग्र स्वर कहते हैं। इसमें आता है ई, री, ए, ऐ, ये आता है अग्र स्वर। मध्य स्वर किसे कहेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में हम जीव के बीच वाले भाग का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहेंगे? मध्य स्वर कहेंगे। और इसमें सिर्फ आता है आ। तो आ जब हम उच्चारण करते हैं तो ये हमारा जीव वाला जो भाग है यहाँ पे थोड़ा सा फैलता है, आ थोड़ा सा फैलेगा। उसके बाद पश्च स्वर। पश्च स्वर, पश्च मतलब क्या होता है? पीछे होता है। तो पश्च स्वर मतलब कहने का मतलब है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हम जीव के पिछले वाले भाग का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहेंगे? पश्च स्वर कहेंगे। और इसमें आ, उ, ओ और औ ये आता है। तो हम जीव के प्रयोग के आधार पर जान चुके हैं कि जीव के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर किसे कहेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में हम जीव के अगले हिस्से का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहेंगे? अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हम जीव के बीच वाले भाग का प्रयोग करते हैं उसे मध्य स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में हम जीव के पिछले वाले भाग का प्रयोग करते हैं उसे पश्च स्वर कहते हैं। तो अग्र स्वर में ई, री, ए, ऐ। मध्य स्वर में सिर्फ आ। पश्च स्वर में आ, उ, ओ, औ। आगे चलते हैं। अगला पढ़ते हैं हम लोग होठ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। होठ यानी होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। होठ यानी होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। होठ यानी स्थिति के आधार, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला लिखेंगे आवृत और दूसरा लिखेंगे वृत्त मुखी स्वर। वृत्त मुखी स्वर। आवृत मुखी, आ मतलब नहीं होता है, वृत्त मतलब, वृत्त कैसा होता है? गोल। मुखी मतलब मुख। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठ की स्थिति गोलाकार नहीं होती है उसे क्या कहेंगे? आवृत मुखी स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठ की स्थिति गोलाकार होती है उन्हें क्या कहेंगे?
वृत्त की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला आवृत्तमुखी स्वर, दूसरा वृत्तमुखी स्वर। इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ। आ मतलब नहीं, वृत्त मतलब गोल, मुखी मतलब मुख। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठ की स्थिति गोलाकार नहीं होती है उन्हें क्या कहेंगे? आवृत्तमुखी स्वर कहेंगे। और वृत्तमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठ की स्थिति गोलाकार होती है उन्हें क्या कहेंगे? वृत्तमुखी स्वर। तो आवृत्तमुखी स्वर में किन किन स्वरों का मतलब उच्चारण करने में हमारे होठ की स्थिति गोलाकार नहीं होती है उनको लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखा कि स्वर आ ई री ए ऐ, इन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठ की स्थिति गोलाकार नहीं होती है। और यहाँ पे देखते हैं कि ओ औ, ये 4 स्वर है जिनके उच्चारण में हमारे होठ की स्थिति गोलाकार होती है। आप लोग इसे लिख लीजिए। पहला का परिभाषा हो जाएगा क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी होठ की स्थिति गोलाकार नहीं होती है उसे आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। और इसमें लिख लेना कौन कौन आता है। जैसे में ई री ए ऐ। दूसरा क्या है? दूसरा है वृत्तमुखी स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठ की स्थिति गोलाकार होती है उसे जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्या उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान। एक सर लिखेंगे स्वर, सर लिखेंगे उच्चारण स्थान, आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। इनका उच्चारण स्थान, आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। उ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। री का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ प्लस तालु, यानी कंठ और
तालु, ओ का उच्चारण और ओष्ठ, ओष्ठ। यहाँ पे हम लोगों ने स्वरों का उच्चारण स्थान देख लिया कि आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ से निकलती है। ई का ध्वनि कहाँ से निकलती है, तालु से। उ का उच्चारण कहाँ से, ओष्ठ से। री का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, मूर्धा से। ए का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, कंठ तालु से। ओ का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, कंठ ओष्ठ से। यहाँ पे दो क्यों है, कंठ और तालु किससे मिलकर बना है, आ प्लस ई से। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, कंठ और तालु। उसी प्रकार से इसका भी कर सकते हैं, आ प्लस उ का उच्चारण। आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। इसीलिए यहाँ पे इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ और ओष्ठ। यहाँ पे स्वर का क्लास समाप्त होता है। अगले दिन पढ़ेंगे व्यंजन में। और यदि वीडियो में कोई परेशानी हो, यदि कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर लिखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।